गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां आज हम कवर करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने फर्स्ट चैप्टर्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। आई होप आप सबने कॉपी पेन के साथ उनके नोट्स बनाए होंगे, कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली सीखा होगा और सेम एज इट इज़ हम इसी प्रोसेस को फॉलो करने जा रहे हैं अपने सेकेंड चैप्टर में। तो कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपके साथ आ जाए, आपको समझ में आ जाए और आगे कभी दूसरी गलती हो ही ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को ऑफ द सेकंड चैप्टर। ओके, क्या लिखा हुआ है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। तो लिखा है 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, कहाँ पे चाहिए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। मुझे उनकी ज्वाइनिंग लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट जीरो चाहिए। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। ठीक है, अगर वो रिजल्ट इन्फिनिटी तक भी आप ले जाओ तो उसे जीरो लेट कर सकते हो। फिलहाल आइए, मुझे ज्वाइनिंग लाइन पे एक रिजल्ट चाहिए। तो क्या करें, सबसे पहले हम चलते हैं एक ज्वाइनिंग लाइन फॉर्म करते हैं, पहला और दूसरा दोनों चार्जेस रखते हैं। पहला चार्ज है मेरे पास 5 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा चार्ज है -3 × 10⁻⁸ कूलम। ये दोनों चार्जेस की ज्वाइनिंग लाइन पे मुझे कहीं ना कहीं चाहिए कि पोटेंशियल का रिजल्ट कितना हो गया हो, जीरो हो गया हो। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, दैट इज द 16 सेंटीमीटर। गेट इट। तो देखो, इसको सॉल्व करते समय आप दिमाग में रखिएगा कि जब हम ऐसा नेट रिजल्ट निकाल रहे होते हैं तो जॉइनिंग लाइन पे हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं जहां पे हम इस बात को कंसीडर कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। पहला पॉइंट आपको इनके मिड में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप कहीं पे भी लेट कर सकते हो, नॉट एग्जैक्ट मिड, इनके मिड में कहीं पे भी लेट कर सकते हो। और आप दूसरा तरीका ले जा सकते हो आउटसाइड और दूसरा तरीका ले जा सकते हो आउटसाइड। मतलब इस ज्वाइनिंग लाइन पे आप आउटसाइड भी रिजल्ट को लेट कर सकते हैं और उनके मिड में भी रिजल्ट को लेट कर सकते हैं। क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इनके मिड से। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कहीं पोटेंशियल का रिजल्ट हमारा कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। कितना हो रहा है भाई, जीरो हो रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट चार्ज से इसकी डिस्टेंस को लेट कर लेता हूँ, दैट इज द x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस मेरी सेकेंड चार्ज से कितनी हो जाएगी, 16 - x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब जस्ट मुझे शुरू क्या करना, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना। अब देखो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, पता है आपको, तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे लाएंगे, दोनों को सम करेंगे और दोनों के समेशन को इक्वल कर देंगे जीरो के। कुछ ना कुछ होके दोनों का रिजल्ट ऐड हुआ है और रिजल्ट कितना आया है, जीरो आया। तो चलते हैं, पहले फर्स्ट चार्ज से हम सॉल्यूशन करेंगे, आफ्टर दैट सेकेंड से करेंगे। लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, क्या मिलेगा, V1। फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। गेट इट। ओके, आगे बढ़ेंगे। K, व्हाट इज द Q? Q है हमारा 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द R, दिस इज द X। मैंने पहला रिजल्ट लिख लिया है आप सबके सामने। क्लियर है आपको। चलते हैं, अब हम सेकेंड फॉर्मूला लिखेंगे सेकेंड के लिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो क्या होने वाला है सेकेंड चार्ज का, V2 इज इक्वल टू अगेन KQ/R एंड व्हाट इज द K, व्हाट इज द Q? तो Q मेरे पास है इस बार -3 × 10⁻⁸ एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस, 16 - x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। हमने दोनों फॉर्मूलों में वैल्यूज को ले जाके पुट कर लिया है। क्लियर है। चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की बारी आ गई है। इनको हल्का सा खिसकाएंगे और अपने कैलकुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। मैंने क्या कहा कि जो मुझे रिजल्ट चाहिए उनका नेट आप क्या कर दो, उस पॉइंट पे ले जाके रख दो, V1 + V2 इज इक्वल टू 0। दोनों के ऐड होने से रिजल्ट मेरा कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। चलिए, दोनों की वैल्यूज़ को लाके पुट करते हैं। तो दोनों की वैल्यूज़ क्या लिखी हैं, K × 5 × 10⁻⁻8 एंड डिवाइडेड बाई X प्लस K
अगली वैल्यू लिखी है मेरे पास -3 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड डिवाइडेड बाई 16 -x एंड नेट रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो ये माइनस प्लस है, तो अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखता हूँ तो दिस इज द माइनस अगेन। क्लियर हो गई बात। अब देखो दोनों के पास k कॉमन है, k को उठा के बाहर लेके चले, तो ये हमने k को उठा लिया बाहर। अब अंदर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज द 5 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 16 x विल बी इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? ओके, आगे कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिए, k को हम उधर भेज सकते हैं, k को क्या मैं उधर भेज सकता हूँ, तो नेट रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा 0/k, फिनिश हो जाएगा। आरी बात सबको क्लियर है? 0/k k हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन में x, इस वाले पार्ट को उधर लेके चलता हूँ तो माइनस का क्या होगा प्लस हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 16 x। लेट्स कैंसिल आउट द पावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 5 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? 5 को उधर लेके चलोगे तो 80 इज इक्वल टू 8x एंड व्हाट इज द x? देन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या हमें वो पॉइंट मिल गया है? एग्जैक्ट। हमने जो लेट किया था कि कितनी डिस्टेंस पे मेरा रिजल्ट x से 0 आने वाला है, तो दैट इज द, ये रिजल्ट हमने कितना कैलकुलेट करके दे दिया है, ये रिजल्ट हमने कैलकुलेट करके दिया है ये रिजल्ट कितना कैलकुलेट करके हमने दिया है, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ रिजल्ट इधर से अगर आप देना चाहो तो 16 माइनस 10 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट यहाँ से 10 सेंटीमीटर और सेकेंड वाले से 6 सेंटीमीटर। सिंपल, गेट इट? ओके, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम चार्ज को आउटसाइड भी लेट करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीख लेते हैं इसी में कि ये काम कैसे होगा। ओके, मैं दोबारा फिर से इन्हीं चार्जेस को लाके यहाँ पे रख रहा हूँ। पहला चार्ज था 5 इंटू 10 टू द पावर -8 और दूसरा चार्ज था -3 इंटू 10 टू द पावर -8। क्लियर है? ओके, अब मैंने कहा कि मैं इनकी ज्वाइनिंग लाइन पे कहीं पे आउटसाइड एक पॉइंट लेट कर रहा हूँ, कहीं पे भी आउटसाइड एक पॉइंट लेट कर रहा हूँ। इसका हम नाम कुछ भी रख लेते हैं, हम x रख लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करें तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। गेटिंग? ओके, अगर ये वाली पूरी डिस्टेंस 16 है तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को, मैं यहाँ से चाहूँ, समझना मेरी बात, मैं यहाँ से चाहूँ तो इस पॉइंट को x लेट कर लूँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा 16 प्लस। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस को x लेट कर लूँ तो बचा हुआ कितना हो जाएगा x माइनस 16, जैसा आप चाहो। आरी बात समझ में? अगर मैंने यहाँ से लेट कर लिया दिस इज द x, तो दिस डिस्टेंस इज 16 प्लस x। दोबारा फिर से वही काम करना होगा, फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, पहले इस चार्ज की वजह से लिखो, तो लिखोगे क्यू की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, मैं एक स्टेप अहेड चले, कोई दिक्कत तो नहीं, एक स्टेप अहेड चलते हैं। सुनिए, आपको पता है कि v1 प्लस v2 करके रिजल्ट 0 ही आना है। ठीक है, तो चलते सीधे v1 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो हमने k को पहले से कॉमन रख लिया है, q की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन डिस्टेंस देखो बेटा कितनी है 16 प्लस x है। अगेन फिर यहाँ पे मैं चलता हूँ माइनस क्यों रो, क्योंकि माइनस चार्ज रखूंगा। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड डिवाइडेड बाई कितनी डिस्टेंस है वहाँ तक की, दैट इज द x इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर हुआ? ओके, अब चलते, ये वाला पार्ट आपको पता है इधर आके 0 होगा, फिर हम दोनों को इधर से उधर भेजेंगे। ठीक है, आइए सामने देखते हैं। तो क्या लिखा 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन में 16 प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन में कितना आया x आया। वैसे ही -8 को कैंसिल आउट करते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज द 5x अगेन। ठीक है, अभी रिजल्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 प्लस 3x, इधर लेके आइए, दैट इज द 2x इज इक्वल टू 48। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? क्या हो रहा है? क्लियर हो रही? सारी वैल्यूज हमें समझ में आ रही है कि 16 का टर्म हमारा वहाँ पे जाके पहुँचेगा, और हम जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे, हम जब रिजल्ट को फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो हमारा जो x का रिजल्ट आने वाला है, चलो आ जाओ करते हैं। तो x इज इक्वल टू 48/2। व्हाट इज द रिजल्ट? दिस इज द रिजल्ट 24। कितना आ गया भाई?
24 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई मुझे, 24 मिल गई। कितनी रिजल्ट मिल गया भाई, 24 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 × 10⁻⁻8 से कितनी डिस्टेंस होगी, 5 × 10⁻⁻8 से कितनी डिस्टेंस होगी, तो 24 में 16 ऐड कर दो। 24 में 16 ऐड कर दोगे तो कितना रिजल्ट पहुंच जाएगा, 24 में 16 ऐड कर दोगे तो कितना पहुंच जाएगा, 40 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्लियर हो रहा है आपको कि हमने ये सॉल्यूशन कैसे किया? ओके, क्लियर है? ओके, बढ़ा जाए नेक्स्ट पे। गेट, चलिए आ गया सेकंड क्वेश्चन में। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे। कहीं पे आपको लगता है कि चीज़ें छूट रही, मिस हो रही, अब बैक कर लो, आराम से समझ लो। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2. A regular hexagon of side 10 cm has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. अब hexagon तो आपको पता है कि hexagon होता कैसे, ठीक है? तो समझिएगा बात को। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा hexagon बना लिया आपके लिए। क्लियर हो गया? अब इन सब की वर्टिसेस पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज का अमाउंट कितना है, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है? सब पे रखा गया है 5 माइक्रोकूलम। तो हम जल्दी से 5 माइक्रोकूलम को क्या करते हैं, प्लेस कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दिन उन्होंने क्या बोला है कि सबकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? रेगुलर है तो सबकी 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ठीक है? तो हम इसका सेंटर फाइंड आउट कर ले सबसे पहले, ठीक है? तो ये सारे डायगोनल जहां से पास करेंगे, दिस इज द सेंटर। इस सेंटर पे मुझे क्या चाहिए, इस सेंटर पे मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो तो सबके लिए ये वाली जो डिस्टेंस होगी क्या वो इक्वल होगी? सबके लिए जो ये वाली डिस्टेंस होगी वो क्या इक्वल होने वाली है? क्या सबको बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो सबके लिए ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो अब बस मुझे ये पता करना है कि 5 से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो देखो भाई ये रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है? रेगुलर हेक्सागोन है। टोटल सर्किल कितना बनने वाला है, 360। कितने पार्ट में डिवाइड किया तुमने, कितने पार्ट में डिवाइड किया तुमने, 6 पार्ट में डिवाइड किया। 6 पार्ट में डिवाइड किया, 360/6 कितना हो गया, 60। अगर ये एंगल 60 फॉर्म हो गया तो अगेन ये एंगल 60, ये एंगल 60, यानी ये क्या बन गया सर, ये क्या बन गया, समझ गया तुम? अब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो चले, डिस्टेंस सबकी 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं एक पॉइंट से पोटेंशियल का रिजल्ट लिखता हूँ तो क्या आएगा, के क्यू की वैल्यू 5 × 10⁻⁻ माइक्रो है तो -6 में r की वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को बदलना ना भूलें, -2 का स्क्वायर, ये लगा दिया, ठीक है? और सॉरी क्या हो गया, -2 KQ/R। और Q की मैंने कहा कि जितना रिजल्ट एक चार्ज फॉर्म करेगा, जितना रिजल्ट मेरा एक चार्ज फॉर्म करेगा उतना ही रिजल्ट सारे चार्जेस फॉर्म करने वाले हैं, उतना ही रिजल्ट सारे चार्जेस फॉर्म करने वाले हैं। क्या बात सबको समझ में आ रही? उतना ही रिजल्ट सारे चार्जेस क्या करने वाले हैं, फॉर्म करने वाले हैं। तो मैं उनको एक लाइन में क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा V net इज इक्वल टू, जो मेरा आंसर है V, वो एक चार्ज की वजह से उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 6 से, तो 6 × 5 × 10⁻⁻6 की वैल्यू रख दो 9 × 10⁻9 और अपॉन में चलते हैं तो 10⁻⁻1। सिंपल। चलो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 ज़ा 30 और 30 यानी 9 कितना हो गया, 270। पावर को कैलकुलेट कर ली जाए तो ये -1 ऊपर जाके प्लस में ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 10। 10 से 6 गया 10⁻4। तो मैं ऐसे जनरल लिख सकता हूँ 27 × 10⁻5 वोल्ट। दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? सिंपल। ओके, कुछ नहीं था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2.3, ठीक है? अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है? तो जो कह रहा है सबसे पहले वो करो भाई। एक चार्ज यहाँ बनाओ, एक चार्ज यहाँ बनाओ, ये हो गया 2 माइक्रोकूलम और दूसरा हो गया -2 माइक्रोकूलम। कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इन्होंने कहा 6 सेंटीमीटर पे है, बिल्कुल आराम से रख दीजिए। ओके, अब क्या पूछना चाहते हैं वो समझते हैं। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल? एक ऐसा सरफेस
जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो जाए, इक्वी मतलब इक्वल हो जाए, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का रिजल्ट कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको बताना कि कैसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन के तैयार होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको समझो। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम बनाने जा रहे हैं। तो जब हम चार्जेस को देखते हैं तो सबसे पहले आपको चार्ज की फील्ड लाइंस बनानी होती है, ऐसे करके फील्ड लाइंस। तो प्लस से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी और माइनस में एंटर करेंगे, यहाँ से भी प्लस से फील्ड लाइन निकलेंगे और माइनस में एंटर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो जब मैं यहाँ से फील्ड लाइंस को फॉर्म करूँगा, क्लियर समझिएगा, देखो इस चार्ज के पास से फील्ड लाइन यहाँ निकल के एंटर की, फील्ड लाइन ऐसे एंटर की, फिर फील्ड लाइन ऐसे एंटर की, वापस अगेन अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे एंटर कर रही होंगी। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, ऐसे एंटर कर रही होंगी। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ ज़्यादा डेंसर दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेंसर ज़्यादा दिख रहा है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि यहाँ का इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा दिखना चाहिए, तो देखो यहाँ से भी फील्ड लाइन ऐसे ऐसे करके बाहर जा रही होती है। क्लियर है सबको। तो मैं यहाँ पे क्या करता है, एक ऐसा सरफेस बनाता है। मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा दिखा रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो डेंसर होते, गैप इंक्रीज करता मैं। सेम वैसे यहाँ पे भी मैं सर्किल फॉर्म में बनाता। अब जरा देखो यहाँ के लिए मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाऊँ। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूँ तो ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग यहाँ पे आके पैरेलल जैसा बिहेव करे। यहाँ पे भी देखो आके लगभग पैरेलल जैसा बिहेव करे, कर रही पहले। तो अगर पैरेलल फील्ड लाइंस होती है तो उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारा कैसा होता है, सिंगल प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस होता है। क्या बात समझ गए? तो मुझे बस क्या करना है, सिंपल सा एक प्लेन सरफेस बना के दे देना। ये बना दिया मैंने, होगी कहानी खत्म, फिनिश, सिंपल। क्लियर है? तो एक प्लेन सरफेस होगा। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, कैसे प्लेन सरफेस होगा, क्या ये भी बात समझ में आ गई? वही समझना ही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में हम चलते हैं। अभी क्या पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। हर पॉइंट पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो वो किधर होगी। तो देखो तुमको उसने बोला कि भाई ये ए इधर है और बी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे किधर होने वाली है भाई, ए से बी की तरफ होने वाली। किधर होने वाली, ए से बी की तरफ होने वाली, सिंपल। ओके, क्लियर है? प्लस से निकली, माइनस में एंटर करी, तो ए से किधर जा रही, बी की तरफ। चाहे ऐसा देख लो चाहे ऐसा देख लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। कैसा कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां कहां बताना है। सबसे पहले इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये हो गया चार्ज मेरा भाई डिस्ट्रीब्यूट। अब मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप अंदर जाइए, इनसाइड कहीं पे भी चले जाओ और वहां पे फाइंड आउट करके दे दो कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आपको पता है इसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है ना। पहले से पता है कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा भाई, = 0 आएगा। वो मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, तो देखो दो तरह से समझ सकते हैं। सबसे बेसिक तो पहला गॉस थ्योरम से चले जाओ। गॉस थ्योरम क्या कहती है, तो गॉस थ्योरम कहती है जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यूब एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज जो इनसाइड रखा हो। अब आपने देखा यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, तो फाई = 0। नेट चार्ज अंदर है, कुछ नहीं है, तो क्यू का रिजल्ट कितना आ गया, 0। सारा तो सरफेस पे, ठीक है, तो फ्लक्स 0। अब मुझे ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए करके रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ए भी भेज दो तो E = कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा आप ऐसा बता सकते हो कि मैं कह दूं कि सारे पॉजिटिव चार्जेस की जो फील्ड लाइन है वो ऐसे करके अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, हर तरफ से, तो ये सब एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो हर जगह रिजल्ट कितना हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए E की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ये पहला तरीका हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, चलते हैं अब सेकंड पे। क्या बोला, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। बस मुझे जस्ट आउटसाइड द स्फीयर बता दूं, तो जस्ट आउटसाइड का मतलब हो गया कि बस यहीं पे कितनी डिस्टेंस है भाई तुम्हारे पास। तो इन्होंने मुझे डिस्टेंस बोल के रखी, देखो मैं थोड़ा साफ करता हूँ, सो फिर बात करते हैं। इन्होंने बोला कि स्फीयर के जस्ट आउटसाइड बता दो। तो स्फीयर के जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो हम सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का गैप कितना दिया इन्होंने, 12 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा कि सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर मत जाओ, जस्ट आउटसाइड, थोड़ा सा बाहर जो वहीं बता दो। तो हम आर की वैल्यू को 12 सेंटीमीटर ही लेके सॉल्व करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ कहीं पॉइंट ले लो, इस जगह पे कहीं पॉइंट ले लो, लगभग 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। आप कैलकुलेट करके दे दो रिजल्ट। तो क्या फॉर्मूला होता है,
तो इज इक्वल टू क्या लगाओगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया भाई, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7, कितनी गिवन है, -7, ठीक है। और अपॉन में आते हैं, तो अपॉन में रिजल्ट हम कितना रखने वाले हैं, आर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144 आएगा। और इसे मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, माइनस कितना है सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -4 हो गया, ठीक है। चलो आज जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, पावर को ऊपर लेके चलते हैं, दिस इज द 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -4 का मेरा हो गया भाई +4 अपॉन 6 लिखो, 1.6 लिखते हैं, अपॉन में मेरे पास 144 है, ठीक है। थोड़ा इसको साफ कर लिया जाए तो बात बने, एक सेकेंड, हल्का सा थोड़ा गैप ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना लिखा है यहाँ पे, 1.6, ओके। तो करते हैं, ये 16 हो गया, 16 से आप इसको कट करोगे तो कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 16, ठीक है, 9 टाइम्स, ये हो गया 0.1 आपका, क्लियर है। ये 9 से मेरा ये 9 कैंसिल आउट हो गया, 0.1 कितना हो गया, 10 टू द पावर -1 ऐड कर दो, -8 हो गया, -8 को 9 से हटाओगे, -8 को 9 से हटाओगे 10 बचेगा, और 4 कितना आया, 10 टू द पावर 5 आया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपका ये आंसर आ गया, क्लियर हो गई सबको बात। चलते हैं सेकंड पे, एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर से कितने पे चाहिए, 18 सेंटीमीटर पे चाहिए। चलो फिलहाल ये तो आपको खुद ही कर डालना चाहिए, मुझे बताना नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये सब समझो कि आप ही की मेहरबानी है। क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, देख लेते हैं ज़रा, क्यू कितना था, 1.6 था, ओके। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कितना इस बार 18 सेंटीमीटर है, तो 18 इंटू 10 टू द पावर -4। क्या बात समझ गए, -4 क्यों लिखते हैं, क्लियर, ओके। चलते हैं आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो 9 2 18, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, और 2 से कैंसिल कर देते हैं तो कितना आएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर से कैंसिल करते हैं 2 से, तो हमने जब इसे कैंसिल किया तो कितना है, 0.4, और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, मेरे पास 9 आ जाएगा, क्लियर है। तो ऐसा करता हूँ मैं ऐसे लिखता हूँ 4 और 10 टू द पावर -1, ठीक है। देखो मैंने लिखा से 4/9, यहाँ से एक -1 मैंने इसको दे दिया -8, और इनसे 9 के साथ कितना बचा, 10, और ये वाला ऊपर जाके हो गया 10 टू द पावर 5 हो गया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40/9 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो 9 4 ज़ा कितना होता है, 9 4 ज़ा होता है आपका 36, पॉइंट लगाएंगे, फिर से कितना बचेगा, 4, 9 4 ज़ा 36, 4.4 इंटू 10 टू दी पावर, हमने एक 0 ले लिया था ना, ओके 4, दैट्स योर रिजल्ट न्यूटन पर कूलम। ये आपका अगला आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, एयर है। ऐसी कंडीशन में इसके लिए जो कैपेसिटेंस डिफाइन किया गया है वो है 8 पिकोफैरड। 8 पिकोफैरड जानते हो कितना होता है, 10 टू द पावर -12 फैरड होता है, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बी रिड्यूस्ड, कितनी रिड्यूस कर दी जाए, हाफ। अगर हम प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 6। अगर हम इसके बीच में, मैं इसी को फिर से यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। अगर पहले डिस्टेंस हमारी d थी, तो अभी डिस्टेंस को आप कर दो d/2, और अगर पहले एयर फिलअप थी तो अभी कोई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दो k = 6 का। और अब बताओ कि कैपेसिटेंस का रिजल्ट मेरा क्या आएगा, और अब बताओ कि कैपेसिटेंस का मेरा क्या रिजल्ट आएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो c = ε0 A/d, सबको पता है ये बात, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ तो साथ में क्या लगेगा, k, साथ में क्या लगेगा, k। अभी एयर फिलअप है तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई।
तो जनरल सा रिजल्ट लिखा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू ज़रा ध्यान से देखो तो कितनी लिखी हुई है, तो उन्होंने दे दिया है 8 × 10⁻⁻12। अब मुझे रिजल्ट वापस चाहिए, इस बार के कितना गिवन किया उन्होंने 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा एप्सिलॉन नॉट, मैंने यहाँ लिखा ए अपॉन, अब जो डी की बात है वो कितनी हो गया भाई, d/2 हो गया। ज़रा 2 को घुमा के ऊपर लाइए तो 6 × 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा से ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में क्या लिखा है डी। अब ज़रा ध्यान से देखो तो ये 12 और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट a/d। क्या ये वैल्यू वही है जो हम देख रहे हैं, और इसका आंसर कितना है 8। लाओ और पुट कर दो भाई, लाओ और पुट कर दो, मल्टीप्लाई बाई 8 × 10⁻12, 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा कितना होता है 96, -12 है तो रिजल्ट आ गया पिकोफैरड। सिंपल, गेट इट, बहुत ही आसान सा सवाल था, साधारण सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो ये कॉम्बिनेशन में हम आ गए, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले तुमको आते होंगे, फिलहाल मैं एक बार तुमको ये फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जो रेजिस्टेंस का रिजल्ट होता है, कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है जस्ट अपोजिट होता है। अगर मुझसे बोला जाए कि आप इसे सीरीज में कनेक्ट करो, तो सीरीज का फॉर्मूला 1/c = 1/c1, 1/c2 और 1/c3 हो जाएगा। और यही अगर मुझसे पैरेलल के लिए बोला जाए, तो पैरेलल में c नेट का रिजल्ट c1 + c2 + c3 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, चले हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटर्स 9 पिकोफैरड कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में, तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। तो सीरीज का फॉर्मूला ढूंढो, ये है भाई। आ जाओ, वैल्यू रखते हैं, ए पार्ट में वैल्यू रखो। 1/c = क्या है 1/9 + 1/9 + 1/9 कितना हो गया बेटा 3/9। सारा इन्वर्स करो, 1/c नहीं निकालना, ये हम गलती कर जाते हैं कि 1/c का ही आंसर दे के चले आते हैं। आपको रिजल्ट चाहिए c का, न कि 1/c का। इन्वर्स करो, कितना हो गया भाई 9/3, यानी 3 पिकोफैरड था तो पिकोफैरड आ गया। पहला आंसर आपके सामने क्लियर। चलो सेकंड वाला करा जाए, किया जाए सेकंड वाला। ओके, क्या लिखा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अगर हम तीनों कैपेसिटर का कनेक्शन जो है व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, आओ समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये है हमारे पास तीनों कैपेसिटर, ठीक है, सबको क्लियरली दिख रहा है। ओके, तीनों कैपेसिटर 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड एंड 9 पिकोफैरड, सबकी सी की वैल्यू गिवन। अब सीरीज की सबसे खास बात जानते हो क्या होती है कि जब हम उसे चार्ज करना शुरू करते हैं तो सीरीज में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब में इक्वल जाता है। हर कैपेसिटर को जो चार्ज का अमाउंट मिलता है वो सेम मिलता है। यानी यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो Q Q Q सबके लिए सेम होगा, ठीक है, और ऑलरेडी C की वैल्यू भी सबके लिए सेम दे दी। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल का रिजल्ट दूं, तो अगर मैं 120 से इस पूरे को कनेक्ट कर देता हूं तो सबके पास जो आंसर होगा, ठीक है, वो कितना होगा। इसने कितना कंज्यूम किया, इसने कितना कंज्यूम किया, तो V का फॉर्मूला लिखते हैं। तो व्हाट इज द V, तो V = होता है भाई Q/C। अब जरा ध्यान से देखो, Q/C कुछ V आएगा, फिर से Q/C, फिर से Q, सबके लिए देखो वैल्यू सेम है। इसका मतलब सबके लिए पोटेंशियल का रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा। 120 की सप्लाई की मतलब सबने इक्वल पोटेंशियल कंज्यूम क्या होगा। तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ कि V net = V1 + V2 + V3, और सबकी वैल्यू भाई है सेम, तो तीनों क्या हो गए 3V। V net कितना था 20, तो ये मेरे पास 3V, इसका 3 अपॉन में लेके जाओ, ये ले लिया। अब डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 40, यानी V की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है भाई 40 वोल्ट। क्या सबको बात समझ में आई। मैंने क्या बोला कि रिजल्ट मेरा कितना आ गया 40 आ गया, यानी V = 40 वोल्ट। डन, सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं था। ओके, बढ़ा जाए आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट आइए,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, फिर से सिंपल सा क्वेश्चन देखो, फिर से कैपेसिटर के आ गया, तो जल्दी से पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो। हो गया? ओके, कर लिया ना? ऐसा नहीं कि मैं रुका रहूंगा, तुम्हें पॉज करना था, मैं तो चलता ही रहूंगा। क्लियर? 3 capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad और 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? What is the total capacitance of the combination? कनेक्शन देखो किसमें दिया भाई, पैरेलल का कनेक्शन है। तो अभी मैंने तुमको पैरेलल सिखाया ही है, क्या होता है पैरेलल? तो सर सी नट को सीधे सीधे जोड़ना होता है। इससे आसान सवाल क्या होगा? 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 9 picofarad हो गया। सिंपल, पहला तो हमने ऐसे ही निपटा दिया आंखों आंखों में। चलो बी वाले में आ जाओ। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अगर हम कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में सब पे कितना कितना चार्ज जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए पहले मैं आपके लिए पैरेलल वाली कहानी बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पैरेलल सर, ये बन गया पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल की खास बात क्या होती है कि सबके लिए जो पोटेंशियल का रिजल्ट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। अगर मैंने 100 वोल्ट की सप्लाई दी है तो वो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों को 100 ही मिलने वाली। फर्क कहाँ पे होता है? सबके लिए जो चार्ज का टर्म होने वाला है, समझिएगा, सबके लिए जो चार्ज का टर्म होने वाला है वो अलग अलग होने वाला है। ठीक है, सब कुछ अलग अलग चार्ज मिलता है, इसीलिए सबकी वैल्यूज भी इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। फिलहाल मुझे क्या बताना है उस पर आते हैं। समझ गए बात को? सबके लिए पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज अलग अलग होगा। क्या चाहिए? डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। तो C इज इक्वल टू क्या होता है भाई? C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V। तुम्हें क्या चाहिए? Q चाहिए, तो यहाँ से Q का फॉर्मूला निकालो, क्या मिलेगा? C × V। सिंपल। चले, पहले के लिए कैलकुलेशन है तो Q1 C1, V की वैल्यू वही रहने वाली है। तो C1 की वैल्यू है 2 पिकोफैरड, मतलब 10⁻⁻12। मल्टीप्लाई किससे करना है? V से। V क्या है? 100 वोल्ट की सप्लाई, तो मैंने कहा सबको सेम मिलेगा, तो इसको भी 100 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻10 वोल्ट। सॉरी, चार्ज है कूलम। कितना आया? हाँ, चलो पहला हो गया, दूसरा कर लेते हैं। अब तो ये बच्चों का खेल हो गया। C × V। C2 कितना है भाई साहब? 3 है। -12 × 100 कितना हो गया? 3 × 10⁻⁻10 कूलम। Q3 निकालो भाई, Q3 कितना है? 4 है आपका, तो 4 × 10⁻12 100 से मल्टीप्लाई किया, और इस बार आंसर कितना आ गया? 4 × 10⁻⁻10 कूलम आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? आया? स्क्रीनशॉट लिया? बढ़े आगे, बढ़े आगे। ओके, ठीक है, चलो तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे उठ के मत जाना भाई, करना है लगातार। 8-10 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन अगर तुम एक साथ बैठ के कर नहीं पाओगे तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। यानी कि देखा, 2 मिनट कर लिया, फिर बीच में ऐड आ गया, फिर कुछ और कर लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं करना। सारी नोटिफिकेशन भैया किनारे करके रखो। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचे। 15 क्वेश्चन एक साथ करो फिर उठो, इसलिए ज़्यादा नहीं लेके आते, 15 ही लेके आते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 × 10⁻³ meter square and the distance between the plates is 3 mm। कितनी डिस्टेंस दी है प्लेट के बीच में? 3 mm दी है, और उन्होंने एरिया कितना गिवन किया है? 6 × 10⁻³ का दिया। क्या बताना है मुझे? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का? तो C इज इक्वल टू ε0 A/d। सिंपल, यही होता है, यही होता है। तो चलो आओ पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ε0 की वैल्यू कितनी होती है? सबको याद हो जाना चाहिए। 8 × 8, 5 × 10⁻⁻12। व्हाट इज द एरिया? तो 6 × 10⁻³ अपॉन में चलो व्हाट इज द d? 3 mm बोला है, mm को बदल लोगे -3 में। कुछ लोग को तो ये भी नहीं पता। हाँ, बड़ी विडम्बना है और समस्याएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 का टेबल आता है आपको? बहुत ही बढ़िया। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 5 कितना होता है भाई? 10 हो गया।
8 टू ज़ा 16 हो गया, 17 हो गया, फिर से 8 टू ज़ा 16 हो गया और 17 हो गया, तो 17.70 इंटू 10 टू द पावर। अब ज़रा देखो -3 हमने आपस में निपटा लिए, कितना बचेगा 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो ये पहला आंसर तुम्हारे पास कैपेसिटेंस का आ गया। कैपेसिटेंस का रिजल्ट क्या होता है, फैरेड होता है, -12 है, तो ये देखो फैरेड लिखा है, तुम एक लाइन में लिखना चाहो तो 17.70 और इसे लिख लो पिको फैरेड। दिस इज योर सी, सिंपल, क्लियर, साधारण सा क्वेश्चन उड़ा दिया हमने। ओके, अब जरा देखो अगले में क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि if the capacitor is connected to a 100 volt, कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दिया जाए, 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर लिया जाए, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, दोनों प्लेट्स पे कितना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में से कुछ है नहीं, बस उन्होंने थोड़ी सी बात बढ़ा दी। क्या बात बढ़ाई है, बोला भाई ये है तुम्हारा कैपेसिटर और हम कनेक्शन तुमको दे रहे हैं 100 वोल्ट का, तो कह रहे कुछ इस पे चार्ज आएगा कुछ इस पे आएगा, दोनों का मुझे चार्ज बता दो। तो तुम्हें इतनी बात तो क्लियर है कि भाई जब हम चार्जिंग करना स्टार्ट करते तो पहली प्लेट पे पॉजिटिव और फिर इंडक्शन मेथड से दूसरे पे कितना आता है नेगेटिव, वो भी सेम अमाउंट का, यानी दोनों प्लेट पे जो चार्ज होने वाले हैं वो इक्वल होने वाले, बस साइन कैसा होने वाला है, अपोजिट। तो तुम्हें बस क्यू पता करना है। कहानी खत्म करते हैं एक लाइन में, क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। व्हाट इज द C, 17.70, व्हाट इज द V, 100 वोल्ट दिया है। को लगा कि बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी। ठीक है, पिको फैरेड, अच्छा -12 भी लिख लेते हैं। क्या आया, 17.70 इंटू 10 टू द पावर -10 आ गया। क्या तुम्हें चाहिए था, क्यों चाहिए था, खत्म हो गई कहानी। इतनी सी बात, बहुत ही आसान बात। बढ़े आगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए पहले कर लेते हैं जल्दी से एक बार में। What would happen if the capacitor given in exercise 2.8, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। A 3 mm thick mica sheet K is equal to 6 were inserted between the plate। कह रहे हैं कि जो पहले हमारे पास था कौन, कैपेसिटर था ना, उसके बीच में क्या था, कुछ नहीं था, एयर थी, बताया नहीं गया तो एयर मान के चलो। अब उसके बीच में उन्होंने क्या कर रहे, 3 mm की मिका शीट भरने, भाई उसके बीच में गैप ही कितना था, 3 mm का, पूरे में मिका शीट भर दिया, तो क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान देना कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले जाके फिलअप करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज कर जाता है, सेम अमाउंट जितना हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंसर्ट किया होता है। ओके, तो करिए ना फिर सर, कर दिए भाई। ओके, तो क्या पूछ रहे हैं, अच्छा ट्विस्ट भी है, ध्यान से मुझे बताना है कि कैपेसिटर में व्हाट हैपन इफ इन द कैपेसिटर में क्या क्या बदलाव होंगे अगर मैं 3 mm थिक मिका शीट ला के उनके प्लेट में रख दूं। पहली बात, while the voltage supply remains connected, while the voltage supply remains connected, ठीक है। अब ये जो सप्लाई कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड की कहानी है ये थोड़ी सी पेचीदी है, कब कनेक्ट करने पे कुछ बदलाव होते हैं, नहीं कनेक्ट करने पे भी कुछ बदलाव होते हैं। फिलहाल मैं तुम्हें न्यूमेरिकल अभी समझा देता हूँ, लेकिन इस पर मैं एक तुमको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, कि कनेक्शन करने पे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं इसमें लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके देख लेना, क्लियर है। उसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी के यहाँ के लिए तो ऐसे करते हैं। क्या होगा कि जब हम कनेक्शन को कंटिन्यूअस रखेंगे, ठीक है, ये ऐसे मैंने लगा के रखा और पहले पार्ट में आ रहे इसके अंदर हमने 6 mm फिलअप कर दिया, सॉरी 3 mm फिलअप कर दिया, के ला के इंसर्ट कर दिया। तो वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में मैंने बोला कि जब भी कोई के इंसर्ट करोगे तो मैं कह रहा हूं कि आपका जो कैपेसिटेंस होता है, आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का मतलब हो गया कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इंक्रीजेस। अब हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया, यानी आपके पास जो Q की वैल्यू है वो बढ़ जानी चाहिए, Q का आंसर ज़्यादा आना चाहिए। अब ज़रा देखो कि हमने वोल्टेज सप्लाई को कनेक्ट रखा है, तो जैसे इसका कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई तो कनेक्शन पहले से लगा हुआ है, यानी चार्जेस आ जाएंगे। भाई हमने जैसे कैपेबिलिटी बढ़ाई तो मेरी कैपेबिलिटी अब चार्ज को ज़्यादा स्टोर करने की हो गई, और क्योंकि कनेक्शन भी लगा हुआ है तो वो मुझे ज़्यादा चार्ज सप्लाई कर देगा। ज़्यादा चार्ज क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। तो कितने टाइम मेरा रिजल्ट इंक्रीज कर जाएगा, सेम सर Q टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो मुझे कनेक्शन क्या होगा, मेरा जो आंसर है वो Q टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मेरा चार्ज बढ़ जाएगा। दूसरी बात,
के टाइम्स, कौन के की बात कर रहा हूँ मैं सर, ये वाले 3 mm की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने ला के रखा है यहाँ पे, k = 6, इतने टाइम्स ही मेरा कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अगली इंपॉर्टेंट बात, और क्या चीज में बदलाव होगा, तो सर देखो जो पोटेंशियल है वो कनेक्टेड है ना, उसमें तो कुछ बदला नहीं, तो पोटेंशियल क्योंकि कंटिन्यूअस कनेक्ट है तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो मेरे लिए जो पोटेंशियल का रिजल्ट है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? सिंपल, क्लियर है? क्या बढ़ गया, जैसे रखा कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ा, चार्ज बढ़ गया, चार्ज ज़्यादा स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और पोटेंशियल क्योंकि कंटिन्यूअस कनेक्ट है तो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब कहते हैं डिस्कनेक्ट वाली कहानी समझा दो। अच्छा, डिस्कनेक्ट की कहानी समझते हैं। ये कैपेसिटर है और अभी कोई कनेक्शन नहीं है, तुमने लाके इसके अंदर k = 6 को फिलअप कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जैसे लाके फिलअप करते हो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है स्टोर करने की, तो भाई आपका जो C होगा, C' होगा, वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, नो डाउट। कह रहा भाई हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सप्लाई करने के लिए कोई चार्ज है नहीं, कोई कनेक्शन है नहीं, तो जो Q की वैल्यू है वो बढ़ना तो चाहती है, बढ़ तो सकती है, लेकिन क्योंकि सप्लाई कोई नहीं दे रहा है तो उसका रिजल्ट वही आएगा, Q' = Q रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये इस बार कांस्टेंट रहेंगे। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? Q क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला। अब बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल के बारे में, तो पोटेंशियल में क्या होता है, तो पहले रिलेशन लिखो, V = क्या होता है, V = क्या होता है भाई, Q/C। Q तो कांस्टेंट है, C की वैल्यू बढ़ गई, मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया, तो पोटेंशियल का रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। कितना डिक्रीज कर जाएगा भाई, k टाइम्स। ध्यान से देखो ना, ये है Q/C और मैंने कहा कि ये k टाइम्स बढ़ गया। अगर सब कुछ हटाओ तो V में जो गिरावट आई है वो कितने टाइम्स आई है, k टाइम्स आई है, k टाइम्स आई है, k टाइम्स आई है, इसलिए रिजल्ट V/K। क्लियर हो गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एनर्जी वाले टर्म होते हैं, ठीक है, एनर्जी भी किसी में कांस्टेंट होती है, बढ़ जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें वो वीडियो में दे दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने बता दिया है आपको, वहाँ से देख लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्या लिखा है, आप 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में हम कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, हम कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए भाई बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। फिलहाल जनरल फॉर्मूले में चलते हैं, तो मेरा होता है फॉर्मूला पहला ½ CV²। ऐसे C को चेंज करोगे तो Q के टर्म में आ जाएगा, V को हटाओगे तो C और Q के टर्म में फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे कौन सा यूज़ करना है वो क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा। मुझे 12 पिकोफैरड मतलब क्या दिया है, C दिया है। मुझे 50 वोल्ट मतलब क्या दिया है, V दिया है। तो यही दिया, इसी फॉर्मूले में ला के रख दो, सिंपल सी बात है। C की वैल्यू कितनी, 12 पिकोफैरड माइनस 12, V का स्क्वायर 50 का स्क्वायर करो तो 2500। 2 0 इनके कैंसिल आउट कर दो भाई, ये कैंसिल कर दो 6 और 6 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना पहुंच जाएगा तुम्हारा, 25 × 6 150 और इंटू 10⁻⁻10। और एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए तो 1 0 इनका हम उड़ा देते हैं, 15 × 10⁻⁹, ठीक है। दिस इज़ योर एनर्जी। इतनी एनर्जी हमने स्टोर कर ली। तो एनर्जी भाई किस में लिखोगे, जूल में लिखोगे। आ गया सिंपल कहानी, क्लियर है, डन, आया बेसिक, ओके। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें मिल रहे हैं इस चैप्टर में, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलो 11, a 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। क्या बोला, 600 पिकोफैरड का कैपेसिटर है, इसे चार्ज किया गया है 200 वोल्ट की सप्लाई से, तुमने चार्ज कर दिया, फिर इसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया और डिस्कनेक्ट करने के बाद दोबारा फिर एक अनदर चार्ज से कनेक्ट किया गया और वो अनदर चार्ज आपका कितना है, 6 पिकोफैरड का है। अनदर चार्ज आपका कितना है, 6 पिकोफैरड का है।
अंधेरा हो गया, ट्यूबलाइट जला दे। ठीक, अनदर चार्ज कितना है, 6 पिको फैरेड का है। क्लियर है? ओके, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस, यानी हमको एनर्जी लॉस पे बात करनी, यानी एनर्जी पे बात करनी। तो पहले एनर्जी कितनी थी उस पे बात कर लिया जाए। ओके, स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी, तो बात कर लेते हैं। यू इनिशियल कितना है हमारा भैया, तो फॉर्मूला है हाफ बन जा भाई, हाफ CV²। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाफ, सी कितना है भाई तुम्हारे 600 पिको फैरेड माइनस 12, वी का स्क्वायर यानी 200 मतलब 4 और 0 2 है तो सर 4 कर दो। ठीक है, ओके, तो 2 से 2, 6 2 से कितना हो गया भाई 12 हो गया। और पावर अगर मैं आपस में कैलकुलेट करूं तो देखो ये 2 0 हैं भाई, और ये हो गया कितना -10, और इसके साथ जाओगे -10 और 4 10 टू द पावर -6 कितना आ गया, जूल आ गया। ये एनर्जी पहले है जब हमने इसको चार्ज किया। चार्ज करने के बाद हमने क्या किया है, उसको कनेक्शन से हटाया और दूसरे वाले किससे, अनचार्ज्ड 600 पिको फैरेड कैपेसिटर्स ले जाके जोड़ दिया। ठीक है, अब अगली बार हमने प्रोसेस में क्या किया, सेम ऐसा ही एक और कैपेसिटर लिया और उससे ले जाके हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये लेके आए थे अपने साथ जो भी एनर्जी लेके आए थे, हमने इससे क्या किया, सीधे सीधे कनेक्शन मार दिया। आप बात को समझिएगा मेरा, ये भी 600 के हैं और ये भाई साहब भी 600 पिको फैरेड के हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, हमने इनको सीधे सीधे के कनेक्शन मार दिया। क्लियर है? ओके, अब जब इनके बीच में कनेक्शन होगा, इनके बीच में क्या हुआ, कनेक्शन हुआ, तो एक तो मेरा चार्ज है, एक मेरा अनचार्ज है, तो यहां से चार्ज की सप्लाई होनी शुरू होगी। ठीक है, चार्ज की सप्लाई होनी क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। और चार्ज कब तक सप्लाई होगा, चार्ज मेरा कब तक सप्लाई होगा, जब तक इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। जब तक इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते तब तक चार्ज को सप्लाई करते रहेंगे, क्या बात समझ में आई मैंने क्या कहा, जब तक इनके V सेम नहीं हो जाते तब तक हम क्या करेंगे, चार्ज को सप्लाई करते रहेंगे। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, क्या सेम है, C सेम है, V भी सेम होना चाहिए, तो Q भी क्या हो गया, सेम हो गया। Q भी कितना जाएगा, दोनों में बराबर जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या बात समझ गए? ओके, तो अब जब मुझे फाइनली रिजल्ट निकालना है कि दोनों के पास अब कंबाइंड एनर्जी कितनी होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ C1 प्लस C2 और इंटू V²। कौन सा V यूज करूंगा, जो V इनका सेम आएगा। अभी तो 200 था तो 200 नहीं होगा, V क्या होगा, बटेगा। अब सिंपल समझो, 600 चार्ज सेम, तो जो पोटेंशियल सप्लाई होगा, इसके पास 200 था तो इसको कितना सप्लाई करके इक्वल करेगा, 100। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, इधर 200 है और सारी चीज़ें सेम है, तो इसको जब सप्लाई होगी तो कितना देगा, लगभग हाफ दे देगा अपने इक्वल, क्योंकि बराबर तो दोनों 100 पे आ गए। तो V कांस्टेंट कितना मिला है तुम्हें, 100। ठीक है, ओके, हाफ C1 प्लस C2 कितना हो गया भाई, तो 1200 पिको फैरेड हो गया है, -12, और V² का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 हो गया। इतनी बात समझ में आई। चलो ये कट करो, ये हो गया भाई 6, इसके 2 0, ठीक है, इसका 6 यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर, भाई तुम्हारा कितना आंसर आ गया, -6 जूल आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? ये मेरा इनिशियल था और ये मेरा फाइनल है। क्लियर है सब लोग, यहाँ तक बात समझ में आई? अब मुझसे क्या पूछा, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस, एनर्जी कितनी लॉस हुई है, तो आओ बताओ भैया इनको कितनी एनर्जी लॉस हुई हमारी। ठीक है, तो एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल है 6 इंटू 10 टू दी पावर -6। एक सेकेंड, फाइनल माइनस इनिशियल के भैया क्या कहते हैं, जब लॉस हो रहा है तो सिंपल सी बात, इनिशियल वाली वैल्यू ज़्यादा होगी ना, इसमें सोचना क्या, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। आदत पड़ गई फाइनल माइनस इनिशियल करने की, तो हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, और फिर माइनस करोगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कितना आया भाई, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। इतना एनर्जी मेरा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर होगी बात, पहले इतना था बाद में इतना। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे है पर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे इन पेनों का उपयोग किया गया है, तो मैं किसी और बढ़िया सी पेन का उपयोग कर लेता हूँ। चलो ओके। अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। 8 माइक्रोकूलम कहाँ पे रखा है भाई साहब? ओरिजिन पे रखा है। ओके रखे रहो तो ठीक, रख देते हैं, ऐसा करते हैं 0,0,0। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज -2 × 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ है पॉइंट? P 0,0,3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके टू अ पॉइंट कहाँ तक जाओ? 0,4 सेंटीमीटर, 0 यहाँ पे आओ। आगे क्या लिखा? वाया, अच्छा वाया जाना है, किसी के थ्रू जाना है, वाया अ पॉइंट R, आना है R के थ्रू 0,6,9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिएगा, यहां से शुरू करो और यहां से पहले R जाओ और फिर R से तुम कहाँ हो? Q पे आओ, और यहां से वहां तक जाने में तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही तो बात पूछ रहा है क्वेश्चन। कह रहा कि भाई कैलकुलेट द वर्क डन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट वाया दिस पॉइंट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कहाँ पे आए सर? कॉन्सेप्ट पे आइए। चलो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि जो हमारा यहाँ पे वर्क डन होगा वो सर पाथ इंडिपेंडेंट है। वो हमारा क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे। कहाँ डिपेंड करता? फाइनल और इनिशियल पॉइंट, बस इस बात पे डिपेंड करता, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। चलो वर्क डन का फॉर्मूला लिखो भाई। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमने पढ़ा, किसी चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक ट्रांसफर करना है तो क्या फॉर्मूला होता है? तो V = Q × डेल्टा V। यही सबने पढ़ रखा है, यही सबने पढ़ रखा है, डेल्टा V। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहां तक जाते हैं। अब समझो ये Q की वैल्यू कौन सा? ये कौन सा Q है भाई आपका? ठीक है, ये कौन सा Q है जिसको हमें लेके ट्रैवल करना है? तो कौन सा Q है भाई? ये वाला 2 × 10⁻�9 वाला Q है, जिसको हम ले जाके यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल कहाँ कहाँ चाहिए होगा भाई मुझे? तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, रुक जाओ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मेरे लिए ये V1 हो गया, और मुझे यहाँ जाके रुकना, दैट इज़ माई V2। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस पाथ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, बस इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन। तो मुझे वहाँ पे दो पोटेंशियल चाहिए। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे चेंज करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V2 - V1। ठीक है, तो इन दोनों जगह के पोटेंशियल लिखो और जिस चार्ज को लेके घूम रहे हैं वो लिखो। अब समझो, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा कौन? यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा कौन? तो ध्यान से देखो, सेंटर पे एक चार्ज रखा है तुम्हारे पास, देखो ये रखा सेंटर पे एक चार्ज, ये रखा है, दिख रहा 8 माइक्रोकूलम का। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल बनाने के लिए जो डिस्टेंस है वो भी तो चाहिए होगी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दी है, तो देखो भाई, ये देखो तुमको उन्होंने क्या दे रखी? 3 सेंटीमीटर। देख क्या रखी? 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक भी बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी डिस्टेंस होगी। कितनी डिस्टेंस दे रखी है भाई? 4 सेंटीमीटर दे रखी है, देखो साफ साफ दे रखी है। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन करने की बारी है। आज जरा वैल्यू देख लेते हैं भाई, आजा जल्दी, 2 × 10⁻⁹। ठीक है, 2 × 10⁻⁹ लगा दो। ठीक है, V2 में आ जाओ। तो V2 में लिखोगे तुम KQ/R²। ठीक है, तो मैंने लिखा K, Q की वैल्यू कितनी है भाई मेरी? 8 माइक्रोकूलम। 8 × 10⁻³ माइक्रो -3 होता है। ठीक है, अपॉन में आओगे R कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻²। फिर माइनस लगाओ। कहाँ पे, कहाँ से शुरू किए थे? यहाँ से शुरू किए थे। कितने पे शुरू किए थे? 3 पे शुरू किया था आई थिंक, है ना? कितना सेंटीमीटर था? जल्दी देखो, 3 सेंटीमीटर था। चलो वैल्यू रखते हैं, K × 8 × 10⁻³ अपॉन में क्या था? 3 सेंटीमीटर -2। ये कैलकुलेशन हमको भाई करते जाना है। चलो आगे बढ़े। तो 2 × 10⁻⁹, K बाहर ले आओ, K है 9 × 10⁻⁹। 8 भी दोनों के पास उठा के बाहर ले आइए, 10⁻³ अंदर क्या बचा? -2 भी बाहर लिया भाई, अंदर बचा 1/4 - 1/3। सिंपल। इस टर्म को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, पावर लेके जाओ 10⁻², ऊपर पॉजिटिव में चला गया। ठीक है,
तो ये मैं -9 और ये 9 निपटा देता हूँ आपस में। ये पॉजिटिव की पावर, यहाँ पे केवल एक -1 की पावर बचेगी। क्या बचेगी? एक -1 की पावर बचेगी। तो 2 × 9 × 8 × 10 टू द पावर -1 बचेगा। अंदर देखो एलसीएम लोगे तो 4 3 12 हो गया। 3 - 4 तो -1 और अपॉन में कितना आया भैया? 12 आया। चार्ज तुम्हारा ऑलरेडी माइनस में रखा था, ठीक है, तो ये माइनस माइनस हम आपस में निपटा ही देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अरे तो करना ही पड़ेगा, चलो ठीक है। 4 3 12, 4 2 8 और 3 3 9, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 2 6 2 12। आपके पास रिजल्ट जो आया वो आया 12 × 10 टू द पावर -1। क्या निकाल लो? वर्कडन निकाल लो, जूल। ओके, इस आंसर को ऐसे लिखेंगे 1.2 वर्कडन आया 1.2 जूल। इतना वर्कडन आपको करना पड़ेगा। 1.2 जूल वर्कडन आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। आई बात समझ में सर? सिंपल। क्या कहानी समझ में आई? कैसे किया? ठीक है। देखो, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, यही कॉन्सेप्ट है। बस ये पता होगा तो गलत नहीं होगा, नहीं तो तुम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक परेशान हो जाओगे। ये बेसिक सी बात पता थी, जाके फॉर्मूले में रखा, चेंज इन पोटेंशियल रखा, सबकी वैल्यू रख दी, बस बात खत्म हो गई। ठीक है। तुम जो मिस करोगे वो कॉन्सेप्ट मिस करोगे और यहाँ का पोटेंशियल निकालना मिस करोगे कि 8 है, इसकी वजह से बनेगा। ठीक है। तुम गलती कर सकते हो कि इसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये समझो, ये बनाएगा पोटेंशियल। अब जो चार्ज लेके जा रहे हो भाई, जब चार्ज को लेके जाओगे और वहाँ पे पहले से पोटेंशियल बना होगा तभी ना वर्कडन करना पड़ेगा। जब वहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा नहीं तो वर्कडन का आएगा? वर्कडन का आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि हम वहाँ पे चार्ज लेके जाएंगे तो हम ही वहाँ पोटेंशियल बनाएंगे और हम ही वहाँ पे वर्कडन भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? पहले से पोटेंशियल वहाँ पे होना चाहिए, तभी तो हम वर्कडन कर पाएंगे। तो वो किसने बनाया? 8 ने बनाया। 8 ने इधर भी बना रखा है, इधर भी बना रखा है। तब तुम जाओगे तो तुमको कुछ वर्कडन करके देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा? अ क्यूब ऑफ साइड B हैज अ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। एक क्यूब है जिसकी साइड B है और चार्ज रखा है उसके हर एक वर्टिसेस पे। कितना चार्ज है भाई? Q चार्ज रखा है उसके हर एक वर्टिसेस पे रखा है। ठीक है। तो आओ भैया पहले बनाते हैं एक क्यूब। जबरदस्त सा एक क्यूब बनाइए सर। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक क्यूब बना लिया, मस्त बन गया क्यूब। ओके, अब क्या करो, सब पे क्यूब क्यूब बांट दो। तो देखो 3 4 5 6 7, 7 इधर, 7 और ये 8। कितने वर्टिसेस हो गए? 8 वर्टिसेस हो गए भाई। सबकी साइड उन्होंने क्या बता रखी है? सबकी साइड इन्होंने बता रखी है कि भैया B है, B है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चीजें, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब्स। इनको सेंटर पे चाहिए। ठीक है। कहाँ पे चाहिए भाई? सेंटर पे चाहिए। तो ऐसा करता हूँ कि मैं एक डायगोनल बना के आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा डायगोनल और हमारी साइड कितनी है? B। तो आपको पता है कि क्यूब का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है? √3 टाइम्स ऑफ साइड। तो साइड कितनी B? तो √3/B। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई भैया आपकी? ये पूरी वाली जो डिस्टेंस हुआ है वो कितना हो गया? √3 भी हो गई। अच्छा, तुमको कहाँ पे चाहिए? तो हमको भाई सेंटर पे चाहिए। तो सेंटर पे करेंगे तो डायगोनल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी जो डिस्टेंस है जो मुझे चाहिए था, जिसकी तलाश थी सर, वो √3/2 भी हो गया। भाई तुम इस चार्ज से सेंटर पे तो बनाओगे तो सबको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो वो डिस्टेंस कितने है? √3/2 भी। सेंटर की डिस्टेंस मिल गई सबको। ओके, चले कैलकुलेशन करा जाए। सिंपल सा कर चुके हैं हम लोग 1-2 बार, वही वाली कहानी है, फिर से करना है। पहले पढ़ लो क्या करना है। तुमको बताना है पोटेंशियल और तुमको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चीज़ें बतानी है। ठीक है। तो आज पहले पोटेंशियल पे बात करते हैं। तो भाई देखो, पोटेंशियल जो होता है वो तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है। तो वी नेट निकालने के लिए क्या करो? सारे पोटेंशियल ले जाके जोड़ दो, कुछ करना नहीं, कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा। कितने वर्टिसेस है? 8 वर्टिसेस है। कितना पोटेंशियल कोई एक चार्ज बनाएगा? तो बनाएगा KQ/R। 8 × 9 × 10 टू द पावर 9। कितना क्यू है? तो क्यू ही क्यू है सर, क्यू ही क्यू है। कुछ क्यू के बारे में बताया है इन्होंने? कुछ नहीं बताया। ओके, आर कितना है? तो ये निकाल के लाए हैं भाई, √3/2B। ठीक है। तो वैल्यू ही फिर क्यों रखी जाए? वैल्यू रखने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लिया जाए। तो ये हो गया भाई तुम्हारा 16 और ये हो गया तुम्हारा आपका 16 हो गया। एंड क्योंकि क्यू गिवन नहीं है तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 1/4 पे इसको K ही रखते हैं।
ठीक है, तो इसको रख दिया 16k³ अपॉन में रख दिया हमने √3b। ये आपका पहला आंसर हो गया। कोई समस्या परेशानी? बुक में अलग अलग आंसर हो सकता है, और हो सकता है उन्होंने केक ओपन करके 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रख दिया हो, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पहला आंसर फिनिश, डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या बताना है भाई तुमको? तो उन्होंने कहा था सेकंड में हमें बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये जादुई क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्या करोगे? 8 से वहां गुणा किया था, यहाँ भी कर दो, है ना? नहीं सर, ये कैसी क्वांटिटी है भैया? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है कि जैसे ही तुम यहाँ पहुंचे तो देखो सारे चार्ज एक ही जैसे हैं, सब सिमेट्रिक है, प्लस 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 सब है। तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे रुक जाओ, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो दूसरे की इधर होगी, एक की इधर होगी तो दूसरे की इधर होगी, सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट मार देंगे। तो नेट आंसर कितना बनेगा? 0। याद कर लो, 0। क्लियर? बढ़े आगे, रोक भी नहीं सकते आप सर, बढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, रोक दिए, शक्तियां हैं आपके अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। क्या लिखा है? 2 टीनी स्फीयर्स कैरिंग चार्ज 15 माइक्रोकूलम एंड 25 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज है भैया? 15 का है, 25 का है। आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर, कितने दूर पे है? 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल बताना है। सबसे पहले कहाँ बताना है? एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के मिड में। अब मिड का मतलब समझो, मिड का मतलब जब स्पेशली इसमें बोला ना मिड पॉइंट पे चाहिए, तो एग्जैक्ट मिड लेके चले जाओ, ठीक है, उनके मिड में। तो हमें ऐसे करके कैलकुलेट करना है, इसके एग्जैक्ट मिड में जाना है, तब आप सॉल्व कर पाओगे। क्यों? कभी कभी जब बोलता है कि हम, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हम लोग कह रहे थे कि जब हम कोई पॉइंट डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे v की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, तो हम भी उसके मिड में जाते। फिर एग्जैक्ट मिड में क्यों नहीं जाते? देखो, एग्जैक्ट मिड का मतलब हो गया कि हमें पता है कि आंसर यहाँ पर, पर हमें पता नहीं होता, तो हम मिड में कहीं पे भी पॉइंट लेके वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हो सकता है वो मिड हो, जब x की वैल्यू आएगी तो हो सकता है वो मिड हो, पर यहाँ पे उसने खुद बोला मिड। अब हम यहाँ पे पहले x को थोड़ी ना फाइंड आउट करेंगे, समझ में आ रही बात? 30 सेंटीमीटर बोलते बोला मिड पे चाहिए, तो अब ऐसा थोड़ी ना हो कि मुझे x फाइंड आउट करना, नहीं। समझ में आ रही बात? फर्क है दोनों के मिड का मतलब। क्लियर? शुरू करते हैं सर। तो 2 चार्जेस रखो बढ़िया मस्त, ये लो 15, ये लो 25 और ऐश करो। ये हो गया भाई तुम्हारा 30 सेंटीमीटर मिड पे मांग रहे हैं, तो इधर से कितना? 15, और इधर से भी कितना सर? 15। दोनों से 15 चाहिए। ओके, चलो कैलकुलेशन में आ जाओ। तो पहले वाले के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो Q माइक्रो है तो माइनस क्या है? माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है, और फिर अपॉन में R, तो R कितना है? 15, ठीक है। इसके बाद V2 के लिए फॉर्मूला लिखो, K 25 10⁻⁻6 अपॉन में कितना? 15 इंटू 10⁻²। क्या चाहिए? मिड पॉइंट पे नेट रिजल्ट चाहिए, तो कैसी क्वांटिटी? स्केलर। सीधा V नेट तुमको पता है कि जोड़ के देना है। दोनों वैल्यू रखोगे, K और 15 कॉमन है, बाहर पटक लो, तो K कॉमन कर लिया, 15 इंटू 10⁻² को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा है? तो अंदर आपने बचाया है, ऐसा नहीं सर काट वाटे तो नहीं ना, रुक जाओ करते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 15 इंटू 10⁻6 प्लस 25 इंटू 10⁻6, ठीक है। K की वैल्यू ओपन कर लो भाई, 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में 15 इंटू 10⁻², और ये भाई साहब लोग जुड़ गया, 15 और 25 जुड़ गया, तो कितना हो गया भाई? 40 हो गया। कोई समस्या परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, होगी भी कैसे? ओके, अब चले कहानी में चलते हैं। तो -2 पर लेके जाओगे तो ये -2 का +2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसके साथ सॉल्व करोगे तो -4 बचेगा, -4 9 के साथ आएगा, तो 10⁵ बचने वाला है, ठीक है। यहाँ तक सबको बात समझ में? कितना बचेगा? 10⁵ बचेगी। ओके, क्लियर। अब हम थोड़ा अच्छा कैंसिल कर लिया जाए भाई, तो कितना हो गया? 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40 और 3 3 ज़ा कितना हो गया? 9 हो गया, 8 3 ज़ा कितना हो गया? 24 हो गया। चलो कितना आ गया? 24 इंटू 10⁵ क्या निकाला है तुमने? पोटेंशियल निकाला है, तो वोल्ट आएगा। सिंपल। क्या निकाला हमने? पोटेंशियल निकाला है, तो क्या आएगा? वोल्ट आएगा। क्लियर हो गया? पहला आंसर हमारे सामने बढ़िया सा बेहतरीन सा ये रहा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। आ जाओ अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कह रहे हैं?
at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint। फिर से पोटेंशियल बताना है, कहाँ बताना, फिर से समझो, पोटेंशियल बताना है 10 सेंटीमीटर पे, कहाँ से, मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए, प्लेन के नॉर्मल होना चाहिए। देखो प्लेन लिखा नॉर्मल टू द लाइन, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहाँ से पास करें, मिड पॉइंट से पास करें। कैसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई। यह है तुम्हारा मिड पॉइंट, ये 15, ये 25 और यहां से लो भाई 10 सेंटीमीटर। अब बताओ कितना आंसर आएगा। फिर से यहाँ पे भी बताना है, तुमको पता डायरेक्शन है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 10 है सर, ये कितना है 10, ये कितना है 15, ये कितना है 15, 10 और 15 तो ये कितना होगा, अंडर रूट 15 के स्क्वायर 10 का 15 के स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100, जोड़ दो कितना हो गया 325। ये भाई साहब भी कितने हो गए 325। सेम डिस्टेंस आई है दोनों की, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके चले वी नेट निकाला जाए एक ही लाइन में। तो तुमको पता है दोनों वी नेट जुड़ के आएंगे, जुड़ के आएंगे, ठीक है। तो चलो क्या क्या कॉमन होगा, आर दोनों में कॉमन हो जाएगा भैया, आर दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और के कॉमन हो जाएगा तो के बाहर कर लेते हैं। तो के है 9 × 10⁻⁹, आर दोनों का है अंडर रूट 325 और अंदर चले गए तो भैया होगा मेरे पास एक 15। अरे सर फिर से वही वाली बात होगी, जोड़ ही लेते हैं डायरेक्ट, ऐड करो कितना आएगा भाई 40 आएगा। तो 9 × 10⁻⁹, हाँ 325 को सॉल्व करना तो 325 का अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा, तो 324 जो होता है वो 18 का रूट होता है, एक ज़्यादा है, हाँ 18 ले लो भैया, बात ही खत्म। 18 के आसपास करेंगे, 18 सेंटीमीटर -2 रखो इधर, ये वापस 40 × 10⁻⁻6 हो गया, कितना हो गया 40 × 10⁻�6 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ओके चलो आओ कैंसिल आउट कर देते। तो 9 का टेबल आता है सर 2 टाइम्स हमने इनको उड़ाया और इन्होंने क्या तक कर दिया, इनको 2 टाइम्स इनको उड़ा दिया, ठीक है। तो -2 ऊपर लेके पहुंचोगे -6 यानी भाई 4 और 4 इनसे कटोगे तो 5 तो तुम्हारे पास जो कहानी आ रही वो है 20 × 10⁵। क्या बात समझ में आई, कितना है 20 × 10⁵। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया 2 × 10⁶, 2 × 10⁶ वोल्ट आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम उठेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन तो हमें करने हैं। क्या लिखा, अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है आपके पास जिसमें इनर रेडियस हमें R1 दी गई है और आउटर रेडियस हमें R2 दी गई, मतलब एक रिंग जैसी बात हो रही है, ठीक है। हैज अ चार्ज Q, कितना चार्ज है उस पर, कैपिटल Q का चार्ज दिया गया। फिर लिखा है अ चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the cell. What is the surface charge density on the inner and outer surface of the cell? ठीक है, ये सारे तुम्हारे समझ लो फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले जो इन्होंने कहा है हम वो करते हैं। आप भाई एक शेल बना लो, ये बन गई शेल। इस सेल पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, एक हमारी जो रेडियस है R1 और अगली रेडियस जो है वो कितनी है R2। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? ओके यहाँ तक कहानी क्लियर है। अभी उन्होंने बोला कि हम अंदर जा रहे हैं और एक छोटा सा चार्ज रखेंगे क्यों, अंदर जा रहे हैं और एक छोटा सा चार्ज रखेंगे क्यों। तो आप बताओ जो चार्ज डेंसिटी है वो पहले और दूसरे सरफेस पे कितनी आएगी। तो सबसे पहले देखो जो चार्ज डेंसिटी वो कौन से आएंगे, तो 3 चार्ज डेंसिटी में कौन सी चार्ज डेंसिटी आने वाली है भाई, सरफेस की बात हो रही तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आएगी। क्या होती है सरफेस डेंसिटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय सरफेस एरिया ए। तो नेट चार्ज लो और उसे एरिया से डिवाइड कर दो, सिंपल। चलो आओ करते हैं इस कहानी को, बात को समझते हैं और ध्यान से देखें। अंदर कैसा चार्ज है स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू क्या अंदर वाली सरफेस को इंड्यूस करेगा और जैसे इंड्यूस करेगा इस सरफेस पे, जैसे इंड्यूस करेगा इस सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -q का चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा, -q का चार्ज आ जाएगा। क्या बात सबको समझ में, कितना चार्ज आ जाएगा सरफेस पे, -q। तो अगर मैं पहली वाली सरफेस के लिए अगर मैं
चार्ज डेंसिटी लिखूंगा तो लिखूंगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू कितना है माइनस का क्यू, ए कितना हो गया भाई 4 पाई आर स्क्वायर, 1 है तो 1 हो गया। पहला आंसर तो आ गया। चले सेकेंड सरफेस के लिए आ जाओ। अब क्या होगा, यहां माइनस क्यू आया है तो ये इस सरफेस को भी इंड्यूस करेगा, अगर यहां माइनस आया तो ये इस सरफेस को भी इंड्यूस करेगा, इसके पास माइनस आया तो इसको प्लस के साथ इंड्यूस करेगा, प्लस के साथ इंड्यूस करेगा तो इस सरफेस पे और कितना चल जाएगा प्लस क्यू, क्यू तुम्हारा पहले से रखा और प्लस क्यू और आ गया, तो नेट कितना हो गया भाई, तो नेट कितना हो गया तुम्हारे पास चार्ज क्यू प्लस क्यू, ये वाला क्यू इंड्यूस हो क्या है, ये पहले से है। तो सेकेंड सरफेस के लिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे तो R2 का स्क्वायर। ये हमारा अगला आंसर आ गया। सिंपल, क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इंडक्शन मेथड पे बेस्ड था। यहाँ चार्ज था, माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, माइनस क्यू से यहाँ प्लस इंड्यूस हुआ, क्यू पहले से रखा था तो वो उसके साथ आ गया, वो अंदर वाली सरफेस पे ये था तो यहाँ पे आ गया। समझ गए बात को? ओके, क्या और भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो पढ़ते हैं। क्या पूछा गया, इज the electric field inside the cavity with no charge, कोई चार्ज कैविटी में नहीं रखा है तो क्या वो जीरो होगी? ओके, इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल, जबकि शेल मेरा स्फेरिकल हो, कोई भी इरेगुलर शेप हो, अगर मैंने उस कैविटी के अंदर चार्ज नहीं रखा है तो क्या ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना चाहिए? फिलहाल हम लोग जब पढ़ते हैं तो कैविटी के अंदर हमारा रिजल्ट ऑलरेडी जीरो आता है। जब किसी चार्ज कंडक्टर की कैविटी के अंदर हम जाते हैं तो वहां रिजल्ट हमारा E इज इक्वल टू जीरो रहता है। फिलहाल कह रहा है बट हैज एनी इरेगुलर शेप एक्सप्लेन। आप इस बात को एक्सप्लेन करो कि मैंने आपको एक कोई भी इरेगुलर सा शेप दे दिया, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास कैविटी है, इरेगुलर शेप है, कैविटी है, अंदर कैविटी है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कैविटी में, चलो अलग से बनाते नहीं, ऐसे समझ लो कि ये पूरा पूरा इरेगुलर शेप का एक कैविटी ही है, ठीक है, और इसके अंदर हम कहना चाहते हैं क्या E की वैल्यू जीरो होगी अगर Q इज इक्वल टू जीरो हो तो, Q इज इक्वल टू जीरो हो तो, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात मैं कंफर्म करना चाहूँगा, गॉस से चले जाओ। तो गॉस भैया ने क्या बोला है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो पूरा फॉर्मूला क्या किसी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, किसी डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर अंदर चार्ज नहीं है, क्यू की वैल्यू जीरो है, तो तुम्हारा फ्लक्स क्या होगा? जीरो। अगर फ्लक्स जीरो है तो मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ये बात तय है, कंफर्म? ओके ओके। अब इस बात में थोड़ा सा और एडिशन करेंगे, हल्का सा और एडिशन करेंगे। क्या एडिशन करेंगे? इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई Q की वैल्यू जीरो हो। इसने कहा कि अंदर कोई चार्ज नहीं है तभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बात को समझना, ये कह रहा है कि अगर मैं कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मानूं, और ये बात इसलिए मानूं कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या ये बात सच है? तो मैं कहूंगा बात सच हो सकती थी, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? इन्होंने बोला अंदर चार्ज होना ही नहीं चाहिए तभी तो मेरा E जीरो आएगा। अब इस बात में हम क्या कहने वाले हैं? हम ये कहने वाले हैं, पेन बदल लेते हैं पहले, हम लोग ये कहने वाले हैं कि ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि Q की वैल्यू जीरो हो, जरूरी है कि Q नेट जीरो हो। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। जरूरी है कि Q नेट जीरो हो, जरूरी नहीं कि अंदर कोई चार्ज ना प्रेजेंट हो तो E जीरो होगा। मैं कह रहा हूं चार्ज प्रेजेंट हो लेकिन नेट चार्ज कितना हो? जीरो हो। नेट चार्ज कितना हो? जीरो हो। मतलब इस कैविटी के अंदर ये बात जरूरी नहीं है तभी ये होगा, नहीं। अंदर बहुत सारे चार्ज लिखो, हजारों चार्ज ले आओ, मैं कहता हूँ -10 माइक्रोकूलम ले आओ, -10 माइक्रोकूलम ले आओ, लेकिन बस एक +20 माइक्रोकूलम भी रखा हो, सबका मिला के कितना हो गया? जीरो हो गया। ऐसी कंडीशन में कह रहा हूँ कि अंदर चार्जेस हो सकते हैं, अंदर चार्जेस भी हो सकते हैं, तब भी मेरा E का रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। सिर्फ इस बात से नहीं जीरो होगा कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, बल्कि इस बात पे भी जीरो हो सकता है कि नेट चार्ज कितना हो? जीरो। क्या बात समझ गए मेरी? आप क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, क्या कहानी समझाई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब जो रिमेनिंग है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के एक एक बात जो मैंने समझाई है उसको लिख लो, नोट कर लो, कैलकुलेशन कर लो, है ना। जो फॉर्मूले हम सीखते हैं उन्हें हम यूज़ कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते चल रहे हैं।
क्या बात समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट एक एक करके हमारे क्लियर भी होते जा रहे हैं। तो मेहनत से करिएगा, मन लगा के करिएगा, पेपर बस कुछ ही दिन बाद आपके आसपास पहुंच जाएंगे। समय कब बीतेगा पता नहीं चलेगा, इसलिए जम के पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।